नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ विजय कुमार हैं जो ओबीसी महासभा चलाते हैं और देश भर के कई राज्यों में इनका संगठन काम करता है। ग्वालियर में रहते हैं और कल खुलेआम एक जाति विशेष के शख्स ने धमकी दी है। क्या है पूरा मामला, क्या वजह है, क्यों धमकी दी गई है और सोचिए कि किस तरह के हालात हैं। विजय, आप ग्वालियर में रहते हैं, आपका सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड हो रहा है कि आपको धमकी दी गई। क्या पूरा मामला था और क्या दिक्कत थी साहब को? देखिए, मैं ओबीसी विजय कुमार लिखता हूँ और ओबीसी महासभा का फाउंडर हूँ मैं। हम्म, और पूरे देश भर में अभी हम लोग लगभग 12 राज्यों में काम कर रहे हैं। हम्म, 13 फरवरी को हमारी जनगणना का मुद्दा हो या 13 मार्च को मुद्दा हो, लगातार हम लोग हर हर माह में एक बड़े आंदोलन को रूपरेखा के रूप में तैयार कर रहे हैं और पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि उस पूरे मूवमेंट के कारण से आज ओबीसी समाज थोड़ा जाग रहा है। वो हम्म, कहीं न कहीं मनोवादी जो व्यवस्था है, जो मनोवादी लोग हैं, हम्म, उनके पूरे ज़हन में खलबली मची हुई है। हम्म, और ये जो घटनाक्रम है बेसिकली कल का नहीं है, ये आज सुबह लगभग सवा 9 साढ़े 9 के बीच के दरमियान का है। हम्म, क्योंकि हम लोग डेली की तरह अपने जो रूटीन काम करते हैं, अपने संगठन की जो कॉल कॉल होता है या कॉन्फ्रेंस होता है, उसको हम कर रहे थे। तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि कुछ साथी, कुछ लोग नीचे खड़े हुए हैं घर के, जो आपको बुला रहे हैं। तो मुझे लगा कि शायद जिस तरीके से डेली हमारे साथी पर डे हमसे कुछ लोग मिलने आते हैं, कुछ समस्याओं को लेके, कुछ मुद्दों को लेकर, तो उसी दरमियान मुझे लगा कि कुछ साथी आए हैं। तो मैं नीचे जब गया तो उनका ये कहना था कि क्या तू ही विजय कुमार है? तो मैंने कहा, आप बात कैसे कर रहे हैं? बोलिए, मैं विजय कुमार ही हूँ। तो उनका ये कहना था कि आपने कोई कंप्लेंट करी है, आवेदन दिया है? तो मैंने कहा कि बात क्या है? बात बताइए, फिर हम बात करते हैं पूरा। क्योंकि ये पूरा जो माजरा था वो घर के मेन गेट पे ही हो रहा था। कि हमारी माँ भी हमारे साथ में थी। तो चूँकि प्रतिदिन कुछ ना कुछ लोग आते रहते हैं, ओबीसी समाज के लोग या अन्य लोग भी हमारे बीच में आते रहते हैं। तो मुझे लगा वही ऐसा किसी आवेदन के बारे में बात कर रहे होंगे। लेकिन उनका ये कहना था कि आपने एक आवेदन दिया है जिसमें कोई व्यक्ति जो अपना नाम बता रहा था, जयप्रकाश शर्मा, हम्म, वो पेशे से शायद शिक्षक है और उनके साथ में कुछ साथी थे, एक कोई तोमर थे, एक पचौरी थे और भी कुछ साथी थे। तो उन्होंने सीधे-सीधे बोला कि तुम बहुत ओबीसी का काम कर रहे हो आजकल और बहुत ओबीसी महासभा चला रहे हो और इस तरह के आवेदन दे रहे हो। तो मैंने कहा कि जब उन्होंने आवेदन दिखाया मुझे तो उसमें कृपाराम शर्मा का आवेदन था, उसमें मेरा नाम लिखा था। तो मुझे लगा कि ठीक है, वो आवेदन गया होगा, क्योंकि बहुत सारे साथी पर डे हमसे आते हैं, तो वो आवेदन भी लिखवाते हैं, हमारे ज्ञापन भी हमारे रुक जाते हैं। हम्म, क्योंकि पिछड़े वर्ग का एक हमारे साथी हैं, केपी राजपूत जी, शिक्षक हैं, हम्म, पेशे से और सरकारी शिक्षक है। तो उनपे कृपाराम शर्मा और जयप्रकाश शर्मा ने पिछले लास्ट साल में उन्होंने पास्को का और एट्रोसिटी का कुछ एक्ट लगाया था झूठा रूप में। उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया। चूँकि वो ओबीसी के हमारे साथी, तो हमें उनकी जो पूरा मुद्दा है वो एसपी पे, आईजी पे, कलेक्टर पे, सब पे हम लोग आवेदन दिए हुए हैं। हुआ ये कि वही आवेदन में जब उनकी एक जानकारी आवेदन के रूप में माँगी गई इसको स्कूल से, तो वो आवेदन लेके आए थे सुबह और उनका कहना था कि ये आवेदन आज के बाद नहीं लगना चाहिए और यदि आवेदन लगता है और इस तरह की कोई भी हरकत होती है तो हम आपको यहाँ से निकलना बंद कर देंगे और आपको घर से उठा ले जाएँगे और मार देंगे आपको। तो कहीं न कहीं जिस तरीके का उनका लहज़ा था, अभी तक इससे पहले कई बार टेलीफ़ोन पे हमको धमकी देते थे तो हम लोग एक एक गंभीरता नहीं लेते थे, क्योंकि ओबीसी का जब काम कर रहे हैं तो निस्संदेह क्रिया की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। हम्म, तो इतना हम गंभीर नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से आज सुबह कुछ 5-6 लोग आते हैं, बाकायदा हमारे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसकी फुटेज भी मैंने एसपी को भेज दी है और अपने जो साथी हैं उनको भेज दी है, जिसमें साफ-साफ लिख रहा है कि वो खुलेआम मतलब धमकी दे रहे हैं। वो खुल के ये बोलते जा रहे हैं कि आप कहीं भी करिए, आज के बाद में यदि ओबीसी या इस तरह कोई भी काम होता है, तो हम्म। हम आपको घर से ले जाएँगे और मार देंगे। क्या करते हैं, कुछ पता चला है? क्या नाम बताया आप उनका? कोई जयप्रकाश शर्मा थे वो, क्योंकि मेरी पहली बार उनसे मुलाकात हुई और हम्म, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से कभी जानता नहीं था। एक केपी राजपूत जी हैं, उनके मैटर में मुझे पता था कि ये उनके कुछ संदर्भ में चल रहा है। तो मैंने उनको यही एडवाइस किया कि आप केपी राजपूत जी हैं, जो भी है उनसे आप बात करिए और चूँकि हम संगठन चलाते हैं, तो इस तरह की हमारे आवेदन लगते रहते हैं कई जगह पे। तो क्या लग रहा है, सरकार बदल रही है आपके यहाँ, इस सब से हो रहा है? देखिए, ये कहीं न कहीं सरकार की दम पर ही होता है। आपको मध्य प्रदेश के अंदर हालात ये हुए हैं कि ये तो हमारे साथ पहला कोई वाक़या नहीं है। इससे पहले कई बार टेलीफ़ोन पे हमको धमकी दी गई। लेकिन फ़िज़िकली सामने आके इस तरह की धमकी पहली बार दी गई, वो भी घर पे आके। हम्म, क्योंकि घर में महिलाएँ भी होती हैं, हमारे पिताजी भी हैं, तो स्वाभाविक बात है, एक माँ के सामने जब कोई धमकी देता है तो एक उनको भय लगता है कि इस तरह के खुलेआम धमकी दे रहे हैं मारने की, उस तरह हम्म, की, अगवा करने की।
तो कहीं न कहीं ये जो ओबीसी महासभा का जो आंदोलन पूरे देश में जो बढ़ रहा है, हम्म, उससे डरकर ही इस तरीके की हरकत की जा रही है और कहीं न कहीं एक डर भय का माहौल बनाया जा रहा है, जिससे कि ओबीसी महासभा या जो ओबीसी विजय कुमार के साथी हैं या वो खुद ओबीसी विजय कुमार स्वयं इस पूरे मूवमेंट को कमज़ोर कर लें और डर के घर बैठ जाएँ। और हम्म, ये आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा मैं कि ओबीसी विजय कुमार अंतिम साँस तक ओबीसी के अधिकारों के लिए संघ अनुपात में हिस्सेदारी जो हमें चाहिए, उसके लिए लड़ता रहेगा। उसके लिए यदि हमें कितना भी बड़ा त्याग करना पड़ेगा तो हम करेंगे। इस तरह की धमकियाँ मिलती रहेंगी और आगे भी इससे बड़ी धमकियाँ मिलेंगी, लेकिन हम लोग बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड हैं इसके लिए। कि आज ओबीसी समाज यदि जगेगा, तभी हम अपनी हिस्सेदारी संघ के अनुपात में दे पाएँगे। आज जनगणना की विषय की बात हो रही है, आज ओबीसी क्रीमी लेयर पे वो राहत करने वाले हैं, हमारे बच्चों को आरक्षण नहीं दे रहे हैं। तो ये धमकियाँ, ये भभकियाँ, ये हमें लगातार मिलती रही हैं और आगे भी मिलेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि आज हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ना हम कांग्रेस के साथ मिलके काम कर रहे हैं, ना भाजपा के साथ काम कर रहे हैं, ना ही किसी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। हम लोग जितने भी हमारे यूथ है, जैसे भाई महेंद्र सिंह लोधी जी हैं, एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा जी हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के कमलेश साहू जी हैं या देश भर के जितने भी हमारे साथी हैं, वो सभी लोग ईमानदारी से गैर राजनीतिक रूप से काम कर रहे हैं। तो हम्म। कहीं न कहीं जो दलाल लोग हैं, जो मनवादी लोग हैं, उनके पेट में मड़ोर हो रही है कि ये ओबीसी समाज या ओबीसी महासभा यदि वास्तव में खड़ा हो गया और यदि यूथ यदि रोडों पे निकल आया तो आने वाले समय में ओबीसी को हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। ये आज का जो घटनाक्रम है वो उसी का कहीं न कहीं पर्याय है। हम्म। क्या लग रहा है, तो लोग तो कह रहे हैं कि वहाँ ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उसके बाद भी इस तरह के हालात हैं। देखिए, ओबीसी के मुख्यमंत्री पिछले 15 साल से थे। अब मैं बहुत अच्छी बात बताऊँ शंभू भाई, हम पिछली बार भी हम लोग मिले थे जब लगभग 4-5 साल पहले जब ग्वालियर में 2 अप्रैल का जो कांड हुआ था। तो हम्म, 2 अप्रैल में जब जो एट्रोसिटी का जो उन्होंने चेंज किया था सुप्रीम कोर्ट से, तो उस हम्म, पूरे आंदोलन को कहीं न कहीं मैं लीड कर रहा था उस 2 अप्रैल में। हम्म, अब देखिए हम लोगों ने एक नारा दिया था कि एससी-एसटी के सम्मान में ओबीसी मैदान में। हम्म, आज वो भाईचारा जब बढ़ रहा था तो उन्होंने 2 अप्रैल में हमारे 6 भाइयों को ग्वालियर में ही मारा। हम्म, आपने भी सब जगह उसको कवर किया था उस समय पर। हम्म, आप देखिए कि 2 अप्रैल के बाद से उस समय में भी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे। 27% आरक्षण की हम बात कर रहे हैं। एक छोटा-सा विषय मैं आपको बताता हूँ कि छात्रवृत्ति का जो मुद्दा था, हम्म, 15 साल मुख्यमंत्री होने के बाद भी मध्य प्रदेश में 6 मई 2018 तक ओबीसी की जो स्कॉलरशिप थी केवल 75,000 रुपए थी। हम हम्म, लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में यात्रा करी, 2 बार हम लोगों ने विधानसभा स्तर पर यात्रा करी मैंने स्वयं ने। कई सारी बीमारियाँ हमने हाथ में ली। उसके बाद में 5 लाख आवेदन हमने जब भेजे वहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कार्यालय पे तब जाके 6 मई 2018 को वो 75,000 से स्कॉलरशिप 3 लाख बढ़ाते हैं। तो हम्म, ये मुख्यमंत्री की हमारी स्थिति है। ऐसा मुख्यमंत्री जो केवल ओबीसी के नाम पे ओबीसी का फायदा उठा रहा है, ओबीसी की बात करना नहीं चाहता है। हम्म। कभी भी आप हमारे महेंद्र भाई भी कई बार उनसे मुलाकात करने का प्रयास किया। आज तक उन्होंने 27% आरक्षण अभी कोर्ट में पिटीशन में लगा हुआ 13 जुलाई अभी डेट लगी हुई है। सिंगल उनका एडवोकेट खड़ा होने के लिए तैयार नहीं वहाँ पर। बताइए मुख्यमंत्री हमारे ओबीसी होने वाले क्या मतलब है? तो क्या लग रहा है, सरकार ओबीसी को लेकर बहुत बहुत मतलब जो खासकर बीजेपी शासित राज्य में आप रह रहे हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ किस तरह के खतरे हैं? आपको अपनी जान का खतरा है और आपने क्या पूरा प्रॉपर एफआईआर पूरा कर पूरा दिया है, पुलिस को इत्तला कर दी है? जी, जी। आज जब हमारे साथियों को मैंने बताया इसको तो उन्होंने कहा कि विजय जी आप इसको गंभीरता से लीजिए क्योंकि पिछले कई बार आपको धमकियाँ फ़ोन पे मिल चुकी हैं अलग-अलग नामों से। हम्म, तो मैंने बिल्कुल आज जाके एक गोलाबंद थाना जो ग्वालियर में है हमारा उसमें एक लिखित आवेदन दिया है। हम्म, अभी हमारे कुछ साथी एसपी ऑफिस पे भी गए हुए हैं। आज ग्वालियर में सीएम आए हुए हैं, हम्म, क्योंकि पूरा प्रशासन जो है उनकी उसमें लगा हुआ है प्रशासनिक व्यवस्था में। तो जो भी अधिकारी वहाँ मिलेगा आज ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं वहाँ पर और एक एक लिखित आवेदन में बाकायदा जो हमारा क्षेत्र का जो थाना है उसमें मैं दे चुका हूँ आज। तो आप मतलब क्या लोगों से कुछ अपील करेंगे, जो आपकी पार्टी से, संगठन से, या तमाम जो ओबीसी के युवा हैं, नेताओं से क्या अपील करेंगे आप? देखिए मेरा तो आपके माध्यम से नेशनल स्तर चूँकि हमारे पूरे देश की और पूरे ओबीसी और बहुजन समाज की आवाज़ बन रहा है आज देश के अंदर। तो मैं आपके माध्यम से यही अपील करूँगा कि जब तक ओबीसी समाज जो अलग-अलग जातियों में बँटा हुआ, जमातों बँटा हुआ है, जब तक वो एक यूनाइट नहीं होगा लोग संख्या अनुपात में माँग रहे हैं हर क्षेत्र में, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो या हर क्षेत्र में। आप 27% की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में 14% भी प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया आज तक। जब तक हम लोग यूनाइट नहीं होंगे, जब तक हम सड़कों पे नहीं निकलेंगे। मेरा तो आप लोगों से निवेदन है कि ओबीसी महासभा बिल्कुल गैर राजनीतिक रूप से पूरे देश भर के अंदर आंदोलन कर रही है। 13 जुलाई को हम फिर से ओबीसी जनगणना को लेकर ओबीसी क्रिमिलेयर के मुद्दे को लेके, हमारे आरक्षण को लेके उसमें ज्ञापन देने वाले हैं। आप सभी लोग अपने-अपने जिलों में ओबीसी महासभा के साथ में अपने-अपने संगठनों के बैनर से आप ज्ञापन दीजिए और बाकायदा ये संवैधानिक दायरे में रहकर ये बात रखना है कि जब तक जनगणना नहीं होगी, हमारी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। ये बड़ा ही चिंतक विषय है कि 1931 के बाद से आज तक पिछड़े वर्ग की जनगणना नहीं हो रही है।
आज ओबीसी महासभा पिछले 5 साल से इसको आंदोलन के रूप में कर रही है। आज 2020 के मुआयने पे हम लोग खड़े हुए हैं। कोरोना लॉकडाउन लगा हुआ है। मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर में उपचुनाव है 24 सीटों पे। हजारों मंत्री मिनिस्टर पर डे आ रहे हैं। पर डे हजारों मीटिंगें हो रही हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग की मेंटेन नहीं कर रहा है। लेकिन जब ओबीसी समाज के लोग निकलते हैं तो वहां पे 188 की कार्रवाई करी जाती है। तो राजनीतिक रूप में से अच्छा है कि ओबीसी जमात में बनने का अब समय आ चुका है। जब तक जमात नहीं बनेंगे, हमें अपनी संघ गठबंधन में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। ऐसे क्या है आपके और यहाँ ऐसी बाइपोल जो बाइपोल धमकियां हैं, होने ऐसी जो वाला है? धमकियां हैं वो हमें मिलती रहेंगी। हमें बिल्कुल डर नहीं है इस चीजों से। विजय, आपके यहाँ बाइपोल चुनाव होने वाले हैं, सरकार का भविष्य उसी पर टिका हुआ है। क्या वहां उन चुनावों की रैली, धरना प्रदर्शन, प्रचार प्रसार शुरू है और आप लोग धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते? देखिए अभी जिस जिस शहर में मैं हूँ, ग्वालियर में, हम्म, और ग्वालियर ही वो क्षेत्र है जहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी रहते हैं, जिनके तख्तापलट के कारण ही कांग्रेस की सरकार पलट के भाजपा में गई। और हम्म, यहाँ के 16 सीटें हैं। और ये जो जो कांग्रेस या भाजपा जो ये लोग इस मुगालते में है कि कांग्रेस ने बीजेपी को हराया है, तो मैं बहुत स्पष्ट कह दूं कि ये कहीं ना कहीं 2 अप्रैल और जो ओबीसी का आंदोलन था, हम्म, उसके कारण से लोगों ने कांग्रेस को नहीं जिताया, बल्कि भाजपा को हराया था। और उसी की देन थी कि ना सिंधिया जीते थे, ना कोई जीता था, वहां पर भाजपा हारी थी। लेकिन ये वोट का एक बड़ा ही विघटनकारी रहा कि जिन लोगों को, जिन आरक्षित वर्ग के जो लोग थे हमारे, भले वो भाजपा में थे या कांग्रेस में थे, उन्होंने दगा देते हुए वोटर को भाजपा में जाके शामिल हुए। आज वो मंत्री बन रहे हैं। आने वाले चुनाव में इस चंबल संभाग के अंदर ग्वालियर की 16 सीटों पर कहीं ना कहीं ओबीसी समाज ऐसे बहरूपियों का, ऐसे वोट किनारा करने वालों का खुल के बहिष्कार करने वाली है। और आने वाले समय में कांग्रेस या भाजपा दोनों को कहीं ना कहीं बागआउट करने का काम हम लोग करने वाले हैं। गुर्जर समाज का कितना आप लोग के साथ सहयोग मिल रहा है? क्या वो जुड़ रहे हैं, चूंकि वो भी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं मध्य प्रदेश में? देखिए गुर्जर समाज अभी हमारे जो उत्तराखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो प्रमोद खारी जी हैं, वो भी गुर्जर समाज से हैं। हमारी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो भी गुर्जर समाज से हैं, डॉक्टर सूरज पौधरी जी हैं। हम्म, हमारे साथ में डॉक्टर लक्ष्मण सिंह गुर्जर जी हैं, वो केडर हमारा चलाते हैं पूरा प्रदेश के देश के अंदर, वो राष्ट्रीय संयोजक हैं। हम गुर्जर समाज लगातार हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे हेमराज गुर्जर जी हैं इंदौर से, हमारी जो मोहन बिरला जी हैं, ऐसे कई साथी हैं जो लगातार गुर्जर समाज के होने के बाद भी ओबीसी की आवाज को उठा रहे हैं। ये बात सही है, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। एक समय ये था कि गुर्जर समाज ओबीसी का, वो अपने आप को क्षत्रिय मानता था, लेकिन आज वो समझ में आ गया कि ये केवल और केवल एक दिल के तार पर खड़ा करने वाली बात है। मतलब उनको बड़ा चढ़ा के बात करने लगी, आप क्षत्रिय हो। आज गुर्जर समाज अपने अधिकारों के लिए ओबीसी महासभा जुड़ के लगातार काम कर रहा है और जमीन पे भी संघर्ष कर रहा है। तो ये खुशी की बात है। यादव समाज की हम बात करें, लोधी समाज की हम बात करें, आज हमारे महेंद्र सिंह लोधी जी हैं, हमारे जो संरक्षक हैं एडवोकेट वैभव सिंह जी हैं, ऐसे कई साथी हैं जो लगातार अपनी जाति को छोड़कर जमात की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा संकेत है। मुझे नहीं लगता है कि शायद मंडल कमीशन के टाइम से के बाद से पहली बार 2018 के बाद से ओबीसी आंदोलन कहीं ना कहीं देश में एक रूप ले रहा है। आज ये देखिए कि बहुत सारे संगठन ओबीसी के नए नए उभर के निकल रहे हैं। हमें वो दिन भी याद है कि जब हम 2012 में गलियों में मीटिंग करते थे, हमको आज भी वो याद है कि जब मोहल्लों में बाड़ों में मीटिंग करते थे, तब हमें ओबीसी बोलने वाले लोग नहीं मिलते थे। जब हमने अपना नाम विजय कुमार की जगह ओबीसी विजय कुमार लगाया, उसको यूनाइट किया, तो आज देश भर के अंदर बहुत सारे लोग जो यादव लिखते थे, गुर्जर लिखते थे, सेन लिखते थे, कुशवाहा लिखते थे, वो आज ओबीसी टाइटल को यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। मुझे लगा था, लोगों ने शुरुआत में मेरा बहुत उपहास लगा कि ये क्या विजय कुमार ओबीसी लगा रखा आपने। आज वो देखिए वही ओबीसी लगाने के लिए लोग मर रहे हैं और गर्व से कह रहे हैं कि हाँ मैं भी ओबीसी हूँ और मुझे अपनी हिस्सेदारी चाहिए। आज वो लोग अपने नाम से ज्ञापन दे रहे हैं, अपने लिए सड़कों पर निकल रहे हैं, अपने लिए ये बात कर रहे हैं कि यदि इतनी वैकेंसी आई है तो हमारी वैकेंसी क्यों नहीं निकल रही है। छत्तीसगढ़ आप हो, भी मध्य मध्य प्रदेश हो। प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, ये खासकर आरएसएस का घर माना जाता है, काउ बेल्ट में सबसे ज्यादा जी यहाँ है। तो क्या कितना मुश्किल है वहाँ काम करना आपके लिए? और क्या शेड्यूल ट्राइब भी बड़ी आबादी है आपके यहाँ, उन लोगों से किस तरह का सहयोग मिल रहा है विजय? देखिए उनका तो पूरा सहयोग मिला है हमें। और ये कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल निसंदेह, हमारे जो महापुरुष हैं, बाबा साहब हैं, पेरियार रामास्वामी है, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, या काशीराम साहब है, जिन्होंने जो नारा दिया था जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी हिस्सेदारी, कहीं ना कहीं आज वही जो लाइन थी महापुरुषों की, वही ओबीसी को आगे ले जाने का काम कर रही है। खासकर हमारा जो दलित समाज है, फिर हमारे जितने भी ग्वालियर या देश के अंदर आंदोलन होता है, बराबर उनका सहयोग मिलता रहा है। और हम तो उनको अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रताड़ना ओबीसी समाज से ज्यादा उन्होंने झेली है। गांव में प्रताड़ित होते हैं, आज भी जाति का भेदभाव हो रहा है, आज समानता का व्यवहार हो रहा है। तो हम जब तक 1% की हम लोग जो बात कहते हैं वो हम लोग पूरा कर लेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो पेच है वो ओबीसी का है।
क्योंकि ओबीसी अपनी जातियों बटा हुआ है। वो अपने गुर्जर के लिए काम करना चाहता है, वो लोधी के लिए काम करना चाहता है, नाई के लिए काम करना चाहता है। आज ओबीसी ओबीसी के लिए काम नहीं करना चाहता। उत्तर प्रदेश की घटनाएं हुई, कुर्मी समाज मारा गया, प्रजापति समाज मारा गया, लोधी समाज। जी 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 शंभू भाई। तो ये साफ हो ही नहीं, आपकी आवाज थोड़ा सा कट रहा है। कितना सहयोग मिल रहा है, खासकर आप लोग जो SC ST नहीं पूरा सहयोग है उनका। और माइनॉरिटी की संख्या, मध्य प्रदेश में माइनॉरिटी की बात ही नहीं होती है। माइनॉरिटी का क्या रुझान है? देखिए माइनॉरिटी की बात कहें तो माइनॉरिटी के साथ थोड़ी सी वैसे वो अभी जागरूक नहीं होते हैं, खासकर बैकवर्ड्स के लिए। ओबीसी के अंदर माइनॉरिटी भी आता है, मुस्लिम की बहुत सारी जातियां आती हैं। लेकिन अभी दिक्कत क्या आती है कि वो मुस्लिम वाले फॉर्मेट से नहीं निकल पाते। बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से, बिहार के हमारे कोई साथी हैं जो माइनॉरिटी से हैं, मुस्लिम है, वो ओबीसी समझते हैं, ओबीसी के लिए काम भी कर रहे हैं। अभी हमारी जो महिला की कुछ अध्यक्ष है खंडवा जिले के अंदर, वो भी मुस्लिम समाज से आती है। हमारे महाराष्ट्र में एक साथी है मोइन खान जी, वो भी मुस्लिम समाज से आते हैं। उनको वो जाति मुस्लिम हो सकता है, धर्म मुस्लिम हो सकता है, लेकिन ओबीसी ओबीसी है। आज ओबीसी फॉर्मेट में हमें क्या नहीं सकता है। तो SC ST तो हमारा साथ में काम कर ही रहा है। माइनॉरिटी भी अब धीरे धीरे ओबीसी बनकर, ओबीसी को समझकर अपनी हिस्सेदारी के लिए ओबीसी महासभा से जुड़ के काम करने के लिए तैयार हो। कितनी संख्या में आप, अगर आपके पदाधिकारियों की संख्या अगर आकलन करें ओबीसी महासभा की, तो कितनी होगी देश भर में, विजय? देखिए अभी हम लोग ऑन रिकॉर्ड यदि हम बात करें तो लगभग 2.5 लाख के प्लस हम लोग अभी पहुंचे हैं। मतलब उसमें हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी, मतलब आपके ऑफिस बियर 2.5 लाख लोग हैं? हाँ जी उसमें हम लोग मतलब ग्राम पंचायत तक के हमारे लोग हैं। मतलब पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, अभी हम लोग उसको पूरा लिस्टेड करने पे लगे हुए हैं और ऑफिस सेटअप भी कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग सेल्फ फंडेड हैं, हम लोग स्वयं का नौकरी करते हैं, स्वयं से पैसा इकट्ठा करते हैं, स्वयं से लगाते हैं। तो इसलिए संसाधनों की बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए बहुत सारी चीजों को अभी हमें सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमारा ये मानना है कि जब तक हम लोग सेल्फ फंडेड बने रहेंगे, हम लोग ईमानदार रहेंगे और समाज के लिए बिल्कुल सतत रूप से संघर्ष करते रहेंगे। बहुत सारे साथी हैं। सोचिए जिन लोगों को लगता है कि ओबीसी बहुत बड़ा क्षत्रिय, सोचिए 2.5 से 3 लाख ऑफिस बियरर होने के बाद भी विजय कुमार जो ग्वालियर शहर में रहते हैं, उनको एक शर्मा जी आके धमकी दे जाते हैं कि आप अपना आंदोलन बंद कर दीजिए। ये हालत है ओबीसी की, और वो विजय खुद बता रहे थे। शुक्रिया विजय हमसे बात करने के लिए और हमें समय देने के लिए। जी 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 शंभू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सब लोग जुड़िए, यूनाइट होइए, ओबीसी की बात को दमदारी से अपने क्षेत्र में कहिए। जी शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।